नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। पंजाब विधानसभा ने पंजाब पुलिस संशोधन विधेयक 2023 जारी किया। ई नैम पोर्टल द्वारा वित्त वर्ष 2024 में 1 ट्रिलियन रुपए के व्यापार को पार करने का अनुमान है। हिंदू कुश हिमालय में जल, बर्फ, समाज और पारिस्थितिकी तंत्र रिपोर्ट जारी की गई। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने भारत में सबमरीन केबल बिछाने के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और विनियामक तंत्र से जुड़ी सिफारिशें जारी की। भारत के औषधि महानियंत्रक ने भारत के पहले mRNA आधारित वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की। केंद्र सरकार की 5 सदस्यीय टीम भारत में हीट वेव से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों का दौरा करेगी। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पंजाब विधानसभा ने पंजाब पुलिस संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। ये विधेयक पुलिस महानिदेशक की चयन प्रक्रिया में संशोधन करता है, साथ ही स्वयं राज्य सरकार द्वारा उसकी नियुक्ति किए जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। राज्य सरकार ने ये तर्क देकर विधेयक को उचित ठहराया है कि लोक व्यवस्था और पुलिस संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषय हैं। इस विधेयक के माध्यम से पंजाब पुलिस अधिनियम 2007 में संशोधन किया जाएगा। इसके पीछे की मंशा ये है कि डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए यूपीएससी द्वारा तैयार पैनल में से चुनने की आवश्यकता को दरकिनार किया जा सके। दरअसल डीजीपी की नियुक्ति प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधारों पर दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर की जाती है। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य सरकार पात्र अधिकारियों की एक सूची को यूपीएससी के पास भेजती है। सूची प्राप्त करने के बाद यूपीएससी इस सूची में से 3 अधिकारियों के नामों को शॉर्टलिस्ट करती है और इसके बाद राज्य सरकार इन तीनों नामों में से एक का चयन कर लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने आदेश में कहा था कि राज्य या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति के मामले में दिए गए निर्देश के विपरीत बनाया गया कोई भी नियम या कानून निलंबित माना जाएगा। हालांकि पंजाब विधानसभा द्वारा पारित ये विधेयक राज्य सरकार को एक 7 सदस्यीय मनोनयन समिति का गठन करने का अधिकार प्रदान करता है। ई नैम पोर्टल द्वारा वित्त वर्ष 2024 में 1 ट्रिलियन रुपए के व्यापार को पार करने का अनुमान है। ई नैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। ये पोर्टल मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति मंडियों को एक साथ जोड़ता है। ये पोर्टल कई सुविधाओं के माध्यम से कृषि जिन्सों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है और वो ये कार्य समस्त एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना में कमियों को दूर करके तथा रियल टाइम आधार पर जिन्सों की कीमत तय करने को बढ़ावा देकर करता है। ये पोर्टल पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत लघु कृषक कृषि व्यापार संघ कार्यान्वित करता है। और आइए बात करते हैं ई नैम की अन्य प्रमुख विशेषताओं के बारे में। ये पोर्टल ENWR यानी इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट के आधार पर गोदामों से व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट प्रणाली के तहत गोदाम में भंडारित वस्तु को भौतिक रूप से वितरित किए बिना उसके स्वामित्व का हस्तांतरण कर दिया जाता है। प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स की सुविधा बढ़ाई गई है। इससे किसान अपने राज्य की सीमा के बाहर भी अपनी उपज बेच सकते हैं। इस पर अलग अलग प्लेटफॉर्म के 41 सेवा प्रदाता व्यापार, गुणवत्ता जांच, भंडारण, फिनटेक जैसी विविध मूल्य श्रृंखला सेवाएं प्रदान करते हैं। ई नैम प्लेटफॉर्म के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सहायक उपकरणों को एकीकृत किया गया है। ई नैम के अंतर्गत कई प्रमुख परिणाम प्राप्त करने के लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि एक राज्य के सभी बाजारों में व्यापार के लिए एकल लाइसेंस, बाजार शुल्क के लिए एकल बिंदु, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और उपज की बर्बादी में कमी। हिंदू कुश हिमालय में जल, बर्फ, समाज और पारिस्थितिकी तंत्र रिपोर्ट जारी की गई है। HI-WISE रिपोर्ट को इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी ICIMOD ने जारी किया है। हिंदू कुश हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसे तीसरा ध्रुव तथा एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। HI-WISE रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रायोस्फीयर यानी कि ग्लेशियर के पिघलने में 65% की तेजी आई है और इस सदी के अंत तक ग्लेशियर्स के वर्तमान आयतन का लगभग 80% हिस्सा नष्ट हो सकता है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ग्लेशियरों के पिघलने के प्रभावों का आकलन किया जाना चाहिए। इस अनुरूप अनुकूलन संबंधी रणनीतियां बनानी चाहिए। पर्माफ्रॉस्ट में होने वाले बदलावों का भी आकलन करना जरूरी है। इसके परिणाम स्वरूप आजीविका और बुनियादी ढांचे के समक्ष उत्पन्न खतरों का भी आकलन करना जरूरी है। पर्माफ्रॉस्ट मृदा की मोटी उपसतही परत है। इसका तापमान वर्ष भर हिमांक बिंदु से नीचे बना रहता है। वहीं जल
की अगर हम बात करें तो ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने के कारण इस शताब्दी के लगभग मध्य तक पीक वाटर की स्थिति पैदा हो जाएगी। पीक वाटर का मतलब है जिस दर से जल की खपत हो रही होगी उसी दर से ताजे जल की आपूर्ति करने वाले स्रोत की भरपाई नहीं हो रही होगी। ग्लेशियर्स के सिकुड़ने से स्लो ऑनसेट के साथ साथ भारी वर्षा का खतरा बढ़ जाने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। स्लो ऑनसेट इवेंट से मतलब है तापमान में वृद्धि, मरुस्थलीकरण, जैव विविधता के नुकसान, भूमि और वनक्षरण, ग्लेशियर के पिघलने, महासागर अम्लीकरण, समुद्र तल में वृद्धि तथा लवणीकरण की घटनाओं से जुड़े खतरों और प्रभावों से है। इस रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि ग्लेशियर के पिघलते जल पर बढ़ती निर्भरता के संबंध में कार्य योजना तैयार करने की जरूरत है। पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु परिवर्तन के कारण क्रायोस्फीयर के क्षेत्र में कमी आ रही है और इसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हिमावरण में कमी आ रही है, परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि प्रकृति आधारित समाधानों को अपनाने की जरूरत है। इसके लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समाज पे इसका जो प्रभाव पड़ेगा उसके लिए कहा गया है कि क्रायोस्फीयर में तेजी से बदलाव, तीव्र जनसंख्या वृद्धि और बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास के कारण खतरे में वृद्धि हुई है। और इस संबंध में ये सुझाव दिया गया है कि इन सभी बदलावों से अन्य देशों पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और आइए बात करते हैं अवसंरचना क्षेत्र की। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने भारत में सबमरीन केबल बिछाने के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और विनियामक तंत्र से जुड़ी सिफारिशें जारी की हैं। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने संबंधी नियमों को आसान बनाया जा सकेगा। अगस्त 2022 में दूरसंचार विभाग ने सबमरीन केबल और केबल लैंडिंग स्टेशन से संबंधित चिंताएं प्रकट की थी। साथ ही इन चिंताओं के समाधान के लिए कुछ सिफारिशें करने को भी कहा था। सबमरीन केबल समुद्र नीतल पर बिछाई जाती हैं। ये देशों को डिजिटल रूप से आपस में जोड़ती हैं। साथ ही ये स्थलीय दूरसंचार नेटवर्क को भी आपस में जोड़ती हैं। इसके विपरीत केबल लैंडिंग स्टेशन देश में वो स्थान होता है जहां एक सबमरीन केबल जमीन के ऊपर आती है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि केबल लैंडिंग स्टेशन और सबमरीन केबल के परिचालन और रखरखाव सेवाओं को आवश्यक सेवाओं और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना का दर्जा दिया जा सकता है। केबल लैंडिंग स्टेशन और सबमरीन केबल के परिचालन का रखरखाव करने के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सामग्रियों को सीमा शुल्क तथा जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए। सबमरीन केबल और केबल लैंडिंग स्टेशन के लिए आवश्यक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन तथा तटीय विनियमन क्षेत्र संबंधी मंजूरी के लिए आवेदन भी सरल संचार पोर्टल के एक हिस्से के रूप में ऑनलाइन किया जा सकता है। भारत में केबल लैंडिंग स्टेशन और एसएमसी को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और प्राथमिकता देने के लिए भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 में एक खंड शामिल किया जाना चाहिए। ये विधेयक दूरसंचार अवसंरचना तैयार करने के लिए राइट ऑफ वे का प्रयोग करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। राइट ऑफ वे का मतलब है किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के स्वामित्व वाली वास्तविक संपत्ति में से मार्ग प्राप्त करने का अधिकार। भारत के औषधि महानियंत्रक ने भारत के पहले mRNA आधारित वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की। जेमकोवैक ओम एक mRNA आधारित कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन है। इसे जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने बनाया है। DCGI ने इसके आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रदान कर दी है। ये एक लायोफिलाइड यानी फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रूप से भंडारित किया जा सकता है। इस तापमान रेंज में इसके गुणों में कोई बदलाव नहीं आता है। इसे ट्रोपिस नामक डिवाइस का उपयोग करके मरीज को दिया जाता है। ट्रोपिस दरअसल ऐसी तकनीक होती है जिसमें वैक्सीन को सुई का उपयोग किए बिना त्वचा के जरिए शरीर में पहुंचाया जाता है। इसके लिए ये उपकरण तरल वैक्सीन को उच्च दाब पर शरीर में प्रवेश करवाता है। नई दवाओं या वैक्सीन का नैदानिक परीक्षण और अनुमोदन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियमावली 2019 द्वारा दिया जाता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को वैक्सीन के लिए मंजूरी देने का अधिकार है। CDSCO की अध्यक्षता DCGI करते हैं। वैक्सीन के परीक्षण और उसके बाद के अनुमोदन में पूर्व नैदानिक चरण तथा मानव नैदानिक परीक्षणों के 3 चरण शामिल होते हैं। पूर्व नैदानिक चरण में मनुष्यों पर परीक्षण नहीं किया जाता है। mRNA वैक्सीन मैसेंजर RNA अणुओं का उपयोग करके शरीर की कोशिकाओं को एक विशेष प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है। ये प्रोटीन रोगाणुओं के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। एक बार जब mRNA को शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो कोशिकाएं इसके निर्देशों को समझकर उसके अनुरूप प्रोटीन का उत्पादन करती हैं। इसके बाद ये लक्षित रोगाणुओं के खिलाफ प्रतिक्रिया की पहचान करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है।
और आइए अब आपको बताते हैं mRNA वैक्सीन और पारंपरिक वैक्सीन में तुलना के बारे में। mRNA वैक्सीन प्रोटीन का ब्लूप्रिंट है, जबकि पारंपरिक वैक्सीन माइक्रोबियल प्रोटीन या निष्क्रिय माइक्रोब होते हैं। mRNA वैक्सीन का उत्पादन तेजी से किया जा सकता है क्योंकि mRNA अणुओं का उत्पादन करना अपेक्षाकृत आसान होता है, जबकि पारंपरिक वैक्सीन के उत्पादन में आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन धीमी गति से होता है और ये अधिक जटिल कार्य होता है। mRNA वैक्सीन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो वैक्सीन के घटकों को बाजू में इंजेक्ट किया जाता है। ये शरीर की कोशिकाओं को माइक्रोबियल प्रोटीन बनाने के निर्देश के रूप में कार्य करता है, जबकि पारंपरिक वैक्सीन को बनाने की प्रक्रिया है घटकों को एक प्रयोगशाला में तैयार किया जाएगा और फिर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करने के लिए बाजू में इंजेक्ट किया जाएगा। इसके अनुसंधान और विकास के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने के लिए निर्धारित एंटीजन होते हैं और इन दोनों का ही परिणाम यह है कि ये शरीर में रोगाणुओं का सामना करने के लिए आवश्यक प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास करते हैं। केंद्र सरकार की 5 सदस्यीय टीम भारत में हीट वेव यानी कि लू से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों का दौरा करेगी। हीट वेव वायु के उच्च तापमान की एक स्थिति होती है जिसके सीधे संपर्क में आने पर मानव शरीर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसे किसी क्षेत्र में वास्तविक तापमान के उच्च स्तर या सामान्य से बढ़कर किसी नियत तापमान तक पहुंचने के आधार पर परिभाषित किया जाता है। IMD के मुताबिक लू की स्थिति तब मानी जाती है जब किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा तक पहुंच जाता है। सामान्य तौर पर औसत तापमान में बदलाव के आधार पर अगर हम वर्गीकरण देखें, हीट वेव की स्थिति तब बनती है जब सामान्य तौर पर तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.5 डिग्री के लगभग बदल जाए। वहीं प्रचंड या गंभीर हीट वेव तब कहा जाता है जब सामान्य तापमान में बदलाव 6.40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। और वास्तविक तापमान के आधार पर अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो हीट वेव तब होता है जब अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार या उसके बराबर होता है। वहीं प्रचंड या गंभीर हीट वेव के तहत अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार या उसके बराबर होता है। और आइए बात करते हैं हीट वेव से निपटने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में। गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इसे 2021 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया था। ये हीट वेव गर्मी से संबंधित बीमारियों और उनके प्राथमिक से तृतीयक स्तर तक प्रबंधन से पैदा हुई चुनौतियों की रूपरेखा तैयार करती है। हीट वेव पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। भारत में हीट वेव की पहचान के कई कारक हैं। हीट वेव की स्थिति तब बनती है जब मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान पहुंच जाए और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तक रहे। हीट वेव की स्थिति तब प्रभावी मानी जाती है जब सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, 40 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे हो, और सामान्य से अधिक तब मानी जाती है जब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा का बदलाव आए, 5 से 6 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाए। और गंभीर हीट वेव की स्थिति कब प्रभावी मानी जाती है? वो तब होगा जब सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो, और सामान्य से ज्यादा तब माना जाएगा जब 6 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो। इसके अलावा 40 डिग्री सेल्सियस पर या फिर उससे नीचे होने पर गंभीर स्थिति मानी जाएगी। ये जब 60 डिग्री सेल्सियस या फिर अधिक पहुंच जाए तो स्थिति सामान्य से ज्यादा है। हीट वेव की स्थिति कब घोषित की जानी चाहिए? दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सभी स्थानों पर 45 डिग्री सेल्सियस पर हो या फिर उससे ऊपर हो, तब हीट वेव की स्थिति घोषित कर देनी चाहिए। इसके अलावा तटीय स्थानों पर 40 डिग्री सेल्सियस हो या फिर उससे ऊपर हो, तब हीट वेव की स्थिति घोषित कर देनी चाहिए। आपको बता दें कि 1970 से 1999 के औसत मॉनसून पूर्व ग्रीष्मकालीन दैनिक तापमान को सामान्य तापमान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये जो भी आधार बताए गए हैं ये 1970 से 99 के औसत तापमान के आधार पर हैं। इसमें बीते 2 दशकों में जलवायु परिवर्तन के आधार को नहीं लिया गया है, वरना अमूमन अब तापमान 45 डिग्री के पार बहुत बार पहुंच जाता है। गर्मियों में अक्सर ये 45 को पार कर रहा है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 1991 में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के तहत स्थापित किया गया था। ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। EPFO देश का प्रमुख संगठन है जो संगठित या अर्ध संगठित क्षेत्र के कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। EPFO द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षाओं को कानून के माध्यम से कवर किया जाता है, और ये कानून है कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 आदि।
ग्रीष्म अयनांत या ग्रीष्म संक्रांति। हर साल 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति की भौगोलिक परिघटना घटित होती है। ग्रीष्म संक्रांति वो समय है जब सूर्य सीधे कर्क रेखा के ऊपर होता है। इस दिन सूर्य का प्रकाश धरती पर सबसे लंबे समय तक रहता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन को आधिकारिक तौर पर गर्मी के मौसम की शुरुआत माना जाता है। इस दिन पृथ्वी का अक्षीय झुकाव भी सबसे ज्यादा होता है और इस दिन सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है। ब्लू ओशन इवेंट। ब्लू ओशन इवेंट शब्दावली का उपयोग एक काल्पनिक परिघटना के लिए किया जाता है। इसमें आर्कटिक महासागर गर्मी के महीनों के दौरान बर्फ मुक्त हो जाता है। ये एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जहां आर्कटिक में समुद्री बर्फ इस सीमा तक पिघल जाती है कि केवल छोटे या बिखरे हुए बर्फ के टुकड़े दिखाई देते हैं या फिर पूरी तरह से बर्फ मुक्त महासागर की सतह ही शेष बचती है। ब्लू ओशन इवेंट आर्कटिक प्रणाली में एक क्रिटिकल टिपिंग पॉइंट को दर्शाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्री बर्फ जितनी ज्यादा मात्रा में पिघलती है, अंतरिक्ष में परावर्तित सूर्य प्रकाश की मात्रा भी कम होती जाती है। क्योंकि आपने सुना होगा एल्बिडो इफेक्ट के बारे में, तो जितना ज्यादा बर्फ का क्षेत्र होगा उतना ज्यादा एल्बिडो होगा। इससे पृथ्वी पर ज्यादा गर्मी बढ़ती है और आर्कटिक के बर्फ को नुकसान होता है। टिपिंग पॉइंट वो क्रिटिकल सीमा होती है जिसे पार करने पर पृथ्वी की प्रणालियों में कई व्यापक बदलाव आ सकते हैं। अल-कायदा प्रतिबंध समिति। हाल ही में चीन ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी और लश्कर के आतंकवादी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। अमेरिका और भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अल-कायदा प्रतिबंध समिति में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने का प्रस्ताव किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकल्प 1267 को अपनाया हुआ है। इस संकल्प के तहत आतंकवादियों को आश्रय और प्रशिक्षण प्रदान करने के आरोप में तालिबान के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति को अल-कायदा प्रतिबंध समिति के तौर पर भी जाना जाता है। ये समिति अल-कायदा प्रतिबंध सूची की निगरानी और रखरखाव करती है। समिति द्वारा लागू प्रतिबंधों में शामिल है संपत्ति जब्त करना, यात्राओं पर रोक लगाना, हथियारों पर प्रतिबंध लगाना आदि। ग्रीन वॉशिंग। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद और उपभोक्ता कार्य विभाग ग्रीन वॉशिंग पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त रूप से एक टास्क फोर्स गठित करने पर काम कर रहे हैं। ग्रीन वॉशिंग या ग्रीन शीन प्रचार का एक तरीका है। इसमें कोई कंपनी अपने उत्पादों या गतिविधियों को पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल के रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत होती है। ग्रीन वॉशिंग को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा एक अनुचित व्यापार व्यवहार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने भी पर्यावरण के अनुकूल लेबल वाले उत्पादों की निगरानी के लिए एक हरित उत्पाद प्रमाणन योजना तैयार की हुई है। प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन प्रकाश स्रोत की दिशा में पौधे के विकास करने की क्षमता का वर्णन करने वाली शब्दावली है। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म में पौधे प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ते हैं, जबकि नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म में पौधे प्रकाश स्रोत की विपरीत दिशा में वृद्धि करते हैं। इसे अफोटोट्रोपिज्म भी कहा जाता है। फोटो रिसेप्टर विशेष अणु होते हैं। इनमें प्रोटीन और वर्णक होते हैं जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इन वर्णकों को क्रोमोफोर कहा जाता है। प्रकाशानुवर्तन के दौरान प्रकाश का पता लगाने की क्षमता वाले विशिष्ट फोटो रिसेप्टर को फोटोट्रोपिन कहा जाता है। सूरजमुखी का पौधा प्रकाशानुवर्तन परिघटना का उत्तम उदाहरण है। सिकल सेल रोग। 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया गया है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य लोगों के बीच सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रक्त विकार है। इस रोग में लाल रक्त कोशिकाएं असामान्य आकार यानी अर्धचंद्राकार या दरांती के आकार की हो जाती हैं। इस रोग की वजह से स्ट्रोक, आंखों का विकार, संक्रमण और लगातार दर्द जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। वर्तमान में सिकल सेल रोग का एकमात्र इलाज रक्त और अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। एक राष्ट्र एक हेल्पलाइन के विजन के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 को आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली 112 के साथ मिला दिया गया है। समेकन का ये कार्य सीडेक केरल द्वारा किया जाएगा। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 मदद की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दिन में 24 घंटे, वर्ष में 365 दिन निशुल्क और आपातकालीन फोन सेवा है। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन इस हेल्पलाइन की निगरानी और रखरखाव के लिए नोडल एजेंसी है। ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है।
ओशन रिंग ऑफ योगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना के जवानों ने विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर योगाभ्यास किया। ओशन रिंग ऑफ योगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69-131 को अपनाकर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अगला टॉपिक है चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। चीन ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियांवाली जिले के चश्मा नामक स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। प्रस्तावित चश्मा 5th संयंत्र की क्षमता 1200 मेगावाट होगी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।